ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक A.S. पाराशर, आशीष मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। समृद्ध परंपरा और संस्कृति के राज्य पंजाब में अगली सरकार किसकी होगी, इसके लिए आज विधानसभा की 117 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा का भी रास्ता बहुत हद तक जाता है, वहां तीसरे चरण के अंतर्गत 59 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हुआ है। हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से राजनीतिक विश्लेषक आनंद स्वरूप पराशर और उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक आशीष मिश्र। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आनंद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि पंजाब में 117 सीटों के लिए आज जो मतदान हुआ, वहां बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, सत्ताधारी कांग्रेस भी अपनी कोशिशें बहुत कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों को बहुत रोचक बना दिया। मतदान के दिन क्या कुछ आपने ग्राउंड जीरो पर देखा, समझा? पंजाब का ये जो इलेक्शन है, ये अगले 5 साल की सरकार के चुनाव के लिए हो रहा है और इस बार जो चुनाव है उसमें मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया। लेकिन इस बार जो मुख्य मुकाबला जो समझा जा रहा है वो आप कांग्रेस, भाजपा के साथ जो गठबंधन है और अकाली दल, इनको लेकर चल रहा है। और इस इलेक्शन में जो मतदान है उसको शांतिपूर्वक ढंग से निपटाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़े व्यापक प्रबंध किए हैं। टोटल जो यहाँ पर वोटर हैं वो 2 करोड़ 15 लाख के करीब हैं। 1304 कैंडिडेट हैं, जिनमें 93 महिलाएं हैं और 2 ट्रांसजेंडर हैं। मेन चीज ये है कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने व्यापक प्रबंध किए। टोटल जो पोलिंग स्टेशन है पंजाब में वो 24,699 वोटिंग स्टेशन है, जिनमें कोई 4,965 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए हैं और 213 क्रिटिकल हैं। और यहाँ की एक अब की बार जो बड़ी दिलचस्प बात रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बुजुर्गों के लिए या जो लोग जो हैंडीकैप हैं उनके लिए घर से उठा के उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का प्रबंध किया है, गाड़ियों के जरिए और मिनी वैन्स के जरिए। और इस चुनाव का एक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि ये चुनाव कोविड की साए के नीचे लड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो और बात हुई है वो ये है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रचार सोशल मीडिया के जरिए हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के बड़े ही इंटरेस्टिंग और यूनिक एस्पेक्ट रहे हैं। आशीष जी, जो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के अंदर 59 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ, ज्यादातर उनमें से ऐसी सीटें हैं जो यादव और मुस्लिम समुदाय वहां पर बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, चाहे वो मैनपुरी हो, सफाई हो, करहल है। किस तरह का आप वहां पर संग्राम देखते हैं, अगर खासकर भाजपा बनाम सपा की बात करें तीसरे चरण में? तीसरे चरण में जिन मुख्य जिलों में चुनाव हो रहा है उसमें 8 जिले वो हैं, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा और अहिया। जो 8 जिले हैं इसमें 28 सीटें ऐसी हैं जिनको यादव डोमिनेंट कहा जाता है। 2012 का अगर आप चुनाव का देखेंगे तो इन 28 सीटों में 26 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 1 सीट भाजपा ने फिरोजाबाद सिटी की सीट और 1 सीट बीएसपी ने जीती थी। लेकिन जब 2017 में चुनाव होता है तो बाजी बिल्कुल लड़ जाती है। 1 सीट जीतने वाली भाजपा 22 सीट जीतती है और समाजवादी पार्टी 6 सीट इस इलाके में जीत पाती है। 2022 का चुनाव जो है ये भी तय करेगा कि जो आलू बेल्ट या जिसको हम यादव बेल्ट कहते हैं, इस पे किसका डोमिनेंस रहेगा, कौन इस बेल्ट पर अपना प्रभाव अंतिम रूप से दिखाएगा। इस बार बहुत ही ज्यादा रस्साकसी है भाजपा और सपा के बीच में कि जो 28 सीटें हैं तीसरे चरण में उसमें पूरा जोर लगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की घेराबंदी करने के लिए एसपी सिंह बघेल को उतारा। दोनों तरफ से एक रस्साकसी चल रही है। तो ये अब 10 तारीख को नतीजे तय करेंगे इस चरण में या यादव जो बेल्ट है उसमें कौन भारी पड़ता है। आनंद जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि पंजाब में जो राजनीतिक समीकरण बने चुनाव से पहले, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर चले गए, फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, वो इस चुनाव में है। दूसरी तरफ जो भाजपा की परंपरागत गठबंधन की पार्टी थी शिरोमणि अकाली दल, उसने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए भी घमासान हुआ,
नवजोत सिंह सिद्धू कितना पार्टी के साथ हैं, कितना नाराज हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। इन सब के बीच कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बहुत कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा, चाहे वो सिद्धू की सीट हो या फिर चमकौर साहिब की सीट हो। इसके साथ साथ कुछ और सीटों में पेच फंसा हुआ है। 94 साल के जो प्रकाश सिंह बादल हैं वो भी चुनावी मैदान पर हैं। जितना भी इस चुनाव के दौरान आपने मतदाताओं के मन को समझने की कोशिश की, माहौल क्या लग रहा है? देखिए, समझा ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर सत्ताधारी रही और 5 साल तक राज भी किया, लेकिन चुनाव के नजदीक आकर जो कांग्रेस पार्टी ने ये दाव खेला कि कैप्टन अमरिंदर को उतार दिया और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया, वो आम लोगों का ये विचार है कि कांग्रेस ने अपनी बनी बनाई गेम जो है वो खुद ही खराब कर ली है, क्योंकि इससे पार्टी में जिस तरह के मतभेद उभरे और जिस तरह के नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी के बीच में सीधी जो है एक तरह की तनातनी शुरू हो गई और कांग्रेस हाईकमान को मजबूर होकर ये अनाउंस करना पड़ा कि चरणजीत सिंह चन्नी ही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी नाराज थे। उन्होंने पहले पूरी कोशिश की और अब भी नाराज चल रहे हैं। अब वो चुनाव अमृतसर ईस्ट से लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया जो हैं वो उनके मेन जो हैं उनके अपोनेंट हैं। और लेटेस्ट खबरें जो आज सुनने में आ रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की वहां इस वक्त हालत कुछ पतली चल रही है, क्योंकि पार्टी के बाहर के जो विरोधी हैं वो तो इकट्ठे होकर उन पर हमला कर ही रहे हैं। कांग्रेस के अंदर के जो विरोधी हैं वो भी इकट्ठा होकर वो देखना चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं जीत न जाए। दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो उन्होंने अपनी इमेज जो है छवि काफी ठीक ढंग से प्रोजेक्ट की है। उन्होंने ये शो किया है कि अगर कैप्टन अमरिंदर राम तलब बंदे थे, शाही खानदान से संबंधित थे और दफ्तर में लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, तो उसके ठीक विपरीत वो सभी लोगों से मिलते भी हैं और सबके काम भी करते हैं। और पिछले 111 दिन में जितनी देर उनको शासन रहा उसमें उन्होंने काफी काम भी किए हैं। लेकिन साथ में इस बात को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे कि वो अपनी जो परंपरागत सीट है चमकौर साहिब से जीत सकेंगे कि नहीं, इसलिए अब वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब के 117 हलकों में से शायद वही एक कैंडिडेट है जो 2 हलकों से लड़ रहे हैं, दूसरा हल्का भदौड़ है। दोनों में जो है उनका मुकाबला चल रहा है। अब देखते हैं दोनों में जीतते हैं कि नहीं जीतते। वैसे तो आम धारणा है कि वो एक न एक सीट तो निकाली जाएंगे। तीसरी बात ये है कि इस चुनाव की मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि भाजपा पहली बार अकाली दल के साए से निकलकर इंडिपेंडेंट रूप में उभर कर लोगों के सामने आ रहा है और वो अपना स्टार भी कर रहे हैं, आधार भी बढ़ा रहे हैं। जहाँ पहले ये रहता था कि भाजपा में कोई सिख चेहरा नहीं है, तो अब ये हुआ है कि इस दल बदलियों के मौसम में इतने लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, सिख भी नॉन सिख भी, सभी पार्टियों में ये हाल है। इसलिए जो मुख्य मुकाबला है मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा के साथ जो इनका जो गठबंधन है और सबसे 4 नंबर पे आता है अकाली दल का। जो अकाली दल ने 10 साल राज किया है, उनके राज के दौरान जो यहाँ पर गलत काम हुए, चाहे वो सैंड माफिया था, चाहे वो ड्रग माफिया था, ट्रांसपोर्ट है, केबल है, उन चीजों को आम जो जनता है वो भूलने के अभी मूड में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अकाली दल को इसका कोई न कोई खमियाजा भुगतना पड़ेगा इन चुनाव में। आशीष जी, उत्तर प्रदेश में जहां पर चुनाव तीसरे चरण के दौरान संपन्न हुए, वो कई ऐसी सीटें हैं या कई ऐसे शहर हैं जो काफी ऐतिहासिक रूप से समृद्ध भी हैं। जैसे देश की 9वीं सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कानपुर की बात करें, या फिर इत्र के लिए दुनिया भर में मशहूर कन्नौज हो, या फिर चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद। यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, वहीं विपक्ष ये लगातार कहता रहा कि लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोगों की जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उसको राज्य सरकार ने अनदेखा किया। जमीनी स्तर पर जो वोटर है वो किन मुद्दों से प्रभावित होता हुआ नजर आया, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद युवा मतदाताओं की भी है। यूपी की राजनीति जो है वो बहुत कुछ जाति के आधार पर ही टिकी हुई है। जब भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपना कैंडिडेट तय करती हैं तो पहले ये नहीं देखती हैं कि किसने बहुत अधिक वहां पर विकास कराया है, वो खुद पहले जात देखती है कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी कास्ट का आदमी फिट बैठेगा। तो ये विकास की बात तो दूसरी होती है। पहला जो यूपी की राजनीति है वो अभी भी कास्ट के फैक्टर से उभर नहीं पाई है। तभी आप देखेंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लोगों ने एक कास्ट को पहले ही प्राथमिकता दी है। मसलन आप देखेंगे कि कानपुर के कमिश्नर थे असीम अरुण, वो कन्नौज से लड़ रहे हैं। कन्नौज सदर से वो जाटव बरादरी से आते हैं, दलित की
और उधर से एक जाटो बिरादरी का एक अच्छा प्रभाव माना जाता है। तो इसलिए कि बीजेपी की सीट हार चुकी थी और उनको लगता था कि कहीं न कहीं ये दलित का जो खासकर जाटो बिरादरी है, जो अभी भी 2017 के चुनाव में भी मायावती की बसपा के साथ बिल्कुल साथ खड़ी थी, तो उसमें अतिरिक्त अपने साथ एक कास्ट को जोड़ने के लिए नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया। 6 साल की उनकी नौकरी बाकी थी। पुलिस कमिश्नर थे, एडीजी रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा देकर कन्नौज सिटी से 25 सीट से लड़ते हैं। तो ये एक कास्ट का संयोजन पूरा बिठाने की कोशिश की है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने विकास की बात करती है, क्योंकि ये जो थर्ड फेज में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से गुजरता है और अखिलेश यादव अपने हर सभाओं में उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से उसकी गुणवत्ता को लेकर अपना बात कही। कहते हैं कि देखिए हमने कितना बढ़िया एक्सप्रेस बनाया और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई एक्सप्रेस नहीं बना पाई है। ये एक्सप्रेस कितना क्लिक करेगा, क्योंकि 2017 में भी यही इशू थे। उसके अलावा रोजगार के मुद्दे उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे। योगी आदित्यनाथ भी अपने हर सभा में बताते हैं कि उन्होंने 20 लाख सरकारी नौकरी दी है इस बार। जो युवा मतदाता है उसके पास एक फैक्टर जो इग्नोर किया रहा है वह है लॉ एंड ऑर्डर। ये पहला चुनाव यूपी का अब से मैं देख रहा हूँ जिसमें लोग कानून और व्यवस्था के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार कानून व्यवस्था को बताते हुए भी वोट मांग रही है कि भाई देखिए हमने आके यहाँ कानून व्यवस्था ठीक किया, लोग अपराधियों को एक अंकुश लगाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है युवाओं के बीच। जहां तक मैंने मतदाताओं से पूछने की कोशिश की तो वो सब लोग ये कहते हैं कि अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो हम पढ़ने कैसे जाएंगे, हम खेलेंगे कैसे, हम स्कूल कैसे जाएंगे, हमको रोजगार कैसे करेंगे। रोजगार के नाम पर भी वो बहुत मुखर है, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है IIT कानपुर में, जो एक बड़ा कानपुर से भी एक इंडस्ट्रियल ही सिटी नहीं है, एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है वहाँ पर IIT है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, कई सारे रिसर्च सेंटर है और कोचिंग का भी एक बड़ा हब है। आसपास के इलाकों में जो इटावा, इधर फर्रुखाबाद, इवन फिरोजाबाद से भी लोग कानपुर में कोचिंग करने आते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने के लिए। तो रोजगार को लेकर बड़ी दुविधा है कि वो जिस हिसाब से अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं उस हिसाब से पोस्ट नहीं बढ़ रही है, और पोस्ट बढ़ भी रही है तो एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने के बाद भी उसको सही समय पर जो उनका टाइम टेबल होता है, जो एग्जाम का जो शेड्यूल होता है, उस समय पर एग्जाम नहीं समाप्त होते हैं और एग्जामिनेशन होना और उसकी शुचिता को बरकरार रखना ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ रोजगार प्लस समय पर रोजगार, अगर कानून व्यवस्था पे बीजेपी अपने पेट ठोक रही है तो रोजगार के मसले में वो बैकफुट भी है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। दूसरा, ये जो चुनाव हो रहा है तीसरे में हुआ है, आलू बेल्ट भी कहते हैं। कन्नौज या फिरोजाबाद चूड़ियों का भी शहर है, लेकिन उधर से आप निकलेंगे तो एक किसानों से जुड़े मुद्दे हैं। आलू 2012 में जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई थी तो उन्होंने भी कहा था कि वो आलू से जुड़े कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कन्नौज में लगाएंगे। वो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार उसने भी कहा कि हम चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे किसानों के लिए आलू के, तो वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। तो जो आलू से जुड़ी जो किसानों की समस्याएं हैं, आलू से कोल्ड स्टोरेज की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोल्ड स्टोरेज है तो काफी कॉस्टली है। तो ये जो किसानों से जुड़ी समस्या है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। खासकर किसानों के जो बेटे हैं जो नए तरह की खेती को भी अपना एक रोजगार बनाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि खेती से जुड़े जो इंडस्ट्री लगे, कुछ आलू से जुड़े कुछ ऐसे इंडस्ट्री लगे कि वो अपना वहाँ पे एक स्टार्टअप शुरू कर सके, क्योंकि उनके पास लैंड है, इनके पिता के पास, उसको उपयोग करना चाहते हैं। तो ये सब एक इशू है जो बदल रहे हैं। इस बार जो इशू है वो 2017 में इस तरह से इशू नहीं था कि इस बार आदमी स्टार्टअप के बारे में भी सोच रहा है। वो चाहता है कि ऐसा कुछ माहौल बने कि हम यूपी में अपने घर के पास रहकर को रोजगार कर सके। ये भी युवाओं से जो बड़ी बातचीत हुई तो वो उनका भी एक इशू है। इस इशू को किस तरह से वो वोट में किस पार्टी को एड्रेस हुआ है तो ये 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन जो मोटा दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक सीधी लड़ाई है, और वो हर वर्ग में, यूथ में भी दो पार्टियां सीधे दिख रही हैं। कहीं कहीं सपा और बसपा और कांग्रेस भी उनकी जो उन्होंने महिलाओं को 50% टिकट दी है उसका असर दिख रहा है ग्राउंड पे। कहीं बसपा का भी जो कास्ट है बिठाया है, लेकिन कमोवेश एक मोटे तौर पर ये भाजपा और सपा के बीच में सीधी लड़ाई हो रही है। आनंद स्वरूप जी आपका और आशीष जी आपका पंजाब और उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक AS पाराशर, आशीष मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।